बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मदिया शरीफ, पीएचडी ज़ूलॉजी। आज हमने बायोलॉजी 10th का सेक्शन 6 स्टार्ट करना है, विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, इस सेक्शन में हमने पढ़ना है कि बायोलॉजी, हम सबको पता है कि ये लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं उसका डेली लाइफ में इतलाक़ कैसे होता है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से बेनिफिशली अप्लाई कर सकते हैं, ये इन सेक्शंस में डिटेल से बताया जाएगा। तो रिगार्डिंग दिस चैप्टर 17 है बायोटेक्नोलॉजी। नेम से पता चल रहा है, 2 वर्ड्स हैं। बायो मीन्स लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, मतलब वो टेक्निक्स, वो एडवांसमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट फॉर सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। जानदारों का ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करना जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, इंसानियत की खिदमत हो, वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में आता है। बायोटेक्नोलॉजी कहने को एक नई फील्ड है, मतलब सब कहते हैं ये इमर्जिंग फील्ड है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी फील्ड है। कैसे कि 4000 BC भी 4000 BC भी लोग बायोटेक्नोलॉजी के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते थे। जैसा कि घरों में दही बनाना, लोग वाइन बनाते थे, चीज़ बनाते थे, तो ये सब भी इसमें फर्मेंटेशन इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसको हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। फर्मेंटेशन के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजी में ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन लिविंग ऑर्गेनिज़म से होती है। घरों में दही बनाना, मदर्स जो हैं और जो औरतें हैं वो ज़माने से अरसे से दूध में थोड़ा सा दही ऐड करके उसका दही बना लेती हैं। कोई मैजिक हो जाता है रातों रात या 6-7 घंटों में, तो वो किसके ज़रिए होता है? फर्मेंटेशन के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी देखें, जेनेटिक का वर्ड जब भी आप देखते हैं तो माइंड में क्या आता है? जीन्स। जीन्स कहाँ होती हैं? डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए की इंजीनियरिंग करना, डीएनए के साथ छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें होती है आर्टिफिशियल सिंथेसिस, ठीक है, मस्नूई तरीके से डीएनए को बनाना। उसके बाद हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई तब्दीली कर सकते हैं डीएनए में। डीएनए में किसी पार्ट को, किसी जीन को ऐड करना, एडिशन ऑफ जीन्स, ये भी। उसके बाद रिमूवल या डिलीशन, डीएनए के किसी पार्ट को, किसी जीन को रिमूव कर देना या डिलीट कर देना, या कहीं कोई डिफेक्ट है, कोई ख़राबी है तो उसको रिपेयर करना। ये सब किस में आ जाता है, किस ज़ुमरे में आता है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। डीएनए की आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, एडिशन, रिमूवल और रिपेयर इज़ इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ डिफाइंड एज आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, एडिशन, रिमूवल और रिपेयर ऑफ डीएनए। अब ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, आपको डेफिनेशन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई चीज़ है उसको जो है वो आसानी से डिलीट कर देना या उसमें कुछ ऐड कर देना, तब्दील कर देना, बट इट इज़ नॉट सो सिंपल। भला कैसे? थोड़ा सा अपना माइंड रिकॉल करें, चैप्टर 4 की तरफ जाएं, तो हमने पढ़ा था कि सेल एक बहुत ही छोटी चीज़ है। ये डॉट आपको शायद नज़र आ रहा है, नेकेड आई से मैं इसको देख पा रही हूँ क्योंकि मैं करीब हूँ, लेकिन आपको शायद ये नहीं नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो एक सेल है वो इस डॉट से भी छोटा है। सेल हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, वो हमें आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता। सेल देखने के लिए हमें किसी अच्छी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर सेल के अंदर क्या होता है, हम सबको पता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक छोटी सी ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं?
क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन्स। अब जो एक इतनी छोटी चीज़, उसके अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनेली के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, तो उस डीएनए को काटना, उसमें कुछ डालना, उसमें कुछ नया रिपेयर करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। साइंसदानों के लिए ये इतना आसान नहीं था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग में 1994 में जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ हुआ था। कब आगाज़ हुआ था? जब ये प्रूव हो गया कि डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि डीएनए ही वो मटेरियल है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो है वो विरासती मालूमात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है। वो कौन सा मटेरियल है? डीएनए। तो ये कब प्रूव हुआ था? 1944 में। उसके बाद 1970 में साइंसदान इस काबिल हो गए कि वो डीएनए को कट एंड पेस्ट कर सकें, मतलब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको एक जगह से काट सकें और किसी और सेल के अंदर उसको पेस्ट कर सकें। जैसे हम वर्ड पे, कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमारे लिए इजी है कि 2 डॉक्यूमेंट हैं, वही पैराग्राफ एक जगह से कट करें, दूसरी जगह पे पेस्ट कर दें। तो इसी तरीके से 1970 में साइंसदान इस काबिल हुए कि वो डीएनए के एक फ्रेगमेंट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकें। उसके बाद आफ्टर 8 years इन 1978 क्या हुआ? साइंसदानों का वो हो गया, कामयाब हो गया कि इंसुलिन प्रिपेयर कर सकें। इंसुलिन प्रिपेयर करना बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन था, एक इनकलाब था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब ये इंसुलिन बनाई गई थी 1978 में, तो उसके बाद इसको कमर्शली बनाना भी स्टार्ट हो गए। हर दूसरा बंदा जो है उसको डायबिटीज़ है। हर जो है वो, अगर देखा जाए 10 में से 2 बंदे जो 40+ हैं उनको डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2 है। तो इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो डायरेक्टली ग्लूकोज पे इफ़ेक्ट करता है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। जीनोम का वर्ड आप जहाँ भी देखेंगे इससे हमारे माइंड में क्या आता है? जीन्स। ठीक है, तो जीन्स, कौन सी जीन्स? टोटल नंबर ऑफ जीन्स। टोटल जीन्स किसी भी स्पीशी की टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ अ स्पीशी इज कॉल्ड इट्स जीनोम। मतलब एक, फॉर एग्जांपल एक इंसान है तो उस इंसान में टोटल कितनी जीन्स पाई जाती हैं? क्रोमोसोम हमें पता है हम सबको कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हर क्रोमोसोम के अंदर कितना डीएनए और हर डीएनए में कितनी जीन्स हैं, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कि उसकी मैपिंग करनी है, उसको मालूम करना है कि कितनी टोटल जीन्स हैं। उसके बाद 2002 में ह्यूमन जीनोम जो है वो कम्प्लीटली पब्लिश्ड हो गया था। ठीक है, मतलब ये प्रोजेक्ट 12 सालों में कंप्लीट हुआ और एक मैप, एक नक्शा साइंसदानों ने पब्लिश किया जिसमें वो उसकी लोकेशंस को, जीन्स की और डीएनए की को आइडेंटिफाई किया गया था मैप में कि ह्यूमन जीनोम टोटल कितना है, कितनी जीन्स हैं और कौन सी जीन कहाँ कहाँ पाई जाती है। क्योंकि अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो ये सारे प्रोसेसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग के करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, साइंसदानों के लिए इजी हो जाएगा। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ डॉली शीप। मेरे ख्याल में आप में से काफ़ी लोगों ने ये नाम सुना होगा। इन 1997 लैंग विलमेंट एक एम्ब्रोलॉजिस्ट था, उसने डॉली शीप बनाई। किस प्रोसेस के ज़रिए? बाय क्लोनिंग। क्लोनिंग आप सबको पता है, क्लोनिंग जस्ट लाइक अ फोटोकॉपी। जैसे आप लोग जाते हैं, एक पेज देते हैं और उसको शॉपकीपर को या कॉपियर को कहते हैं कि इसकी फ़ोटोकॉपी कर दो, तो वो जो दूसरा पेज वो हमें देता है वो एग्जैक्ट वैसा ही होता है जैसा वो पेज है। तो क्लोनिंग को समझें कि ऐसा है कि इसने लैंग विलमेंट ने एक शीप की
फ़ोटोकॉपी बना ली, उसका क्लोन बना लिया, जैसा जो है वो जैसी शीप थी बिल्कुल वैसी ही उसने डॉली शीप तैयार की। अब उसने कैसे तैयार की, उसने उसकी बॉडी का एक सेल लिया, सोमेटिक सेल, और उसको लैब में ग्रो करवा के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। और यहीं से 1997 से क्लोनिंग का आगाज़ हुआ। ये था हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का और जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसमें हमने इनकी डेफिनेशंस देखी दोनों की और हमने इसकी हिस्ट्री देखी। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसकी फील्ड ऑफ मेडिसिन में क्या इम्पोर्टेंस है। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी जो है ये हर फील्ड में ही इसके प्रोडक्ट अब जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले अगर हम फील्ड ऑफ मेडिसिन में देखें, मैंने पहले जिक्र किया था इंसुलिन। इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई, जो किस लिए यूज़ होती है, फॉर लोअरिंग ग्लूकोज इन ब्लड। आम जुबान में लोग कहते हैं इसको शुगर हो गई है। होता क्या है, पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, तो जब ये आम मिकदार से कम होगा या बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी तो ये सही से फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से ब्लड में क्या हो जाता है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है और लोग आम जुबान में कहते हैं शुगर हो गई है, और इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 हो सकती हैं, टाइप 2 की। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी ने इंसुलिन बना ली, किस प्रोसेस के ज़रिए, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। जो इंसानों से सही जीन ली, उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, उससे काफ़ी सारी जीन बना के कमर्शली अब अवेलेबल हैं, जो पेशेंट अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, लगाते हैं, और उससे ग्लूकोज लेवल रेगुलेट हो जाता है। अब ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि अगर ग्लूकोज को रेगुलेट करने की मेडिसिन्स दी जाती हैं तो वो मेडिसिन्स कुछ अरसे के बाद स्टमक पे और किडनीज़ पे इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन इंसुलिन डायरेक्ट बॉडी में ग्लूकोज को टारगेट करती है। उसके बाद इंटरफेरॉन बना लिया गया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इंटरफेरॉन्स क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। एंटीवायरल प्रोटीन्स जो हैं ये वायरल इन्फेक्शंस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और ये कमर्शली अवेलेबल हैं। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एक जो है वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन के लिए बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, कि वो लोग जिनकी हाइट किसी वजह से छोटी रह जाती है या अबनॉर्मली जिनकी हाइट होती है, उसको ग्रोथ हार्मोन के ज़रिए आर्टिफिशियली रेगुलेट करना मुमकिन है। पहले ज़माने में ये अवेलेबल नहीं थे, ना इंसुलिन अवेलेबल थी, ना इंटरफेरॉन्स, ना ग्रोथ हार्मोन। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो है हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई गई हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं। वैक्सीन्स उसके कमर्शियली स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे जो हैं वो अवेलेबल हैं।
The one is most important is gene therapy. जीन थेरापी स्टार्ट हो गई, जीन थेरापी फील्ड ऑफ मेडिसिन में, इसलिए हमें बेसिकली जीन थेरापी क्या है, ट्रीटमेंट बाय जीन्स। रिप्लेसिंग जीन्स, ये थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। कैसे होता है कि वो कोई भी पर्सन जिसमें जीन के डिफेक्ट की वजह से कोई बीमारी है, तो उस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए वो जीन जो बीमारी की वजह बन रही है उसी को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, जीन थेरापी। उसके अलावा डीएनए जो है, इसने फोरेंसिक मेडिसिन में बहुत अहम किरदार अदा किया है। फोरेंसिक मेडिसिन में इसने क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बहुत मदद की है। फोरेंसिक का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। फोरेंसिक मेडिसिन्स या फोरेंसिक में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कैसे होता है कि जो कोई जुर्म करता है उसका फोरेंसिक करवाया जाता है, उसका डीएनए टेस्ट होता है, तो उससे क्रिमिनल्स की डिटेक्शन 100% वो हो जाती है कि यही मुजरम है, और दूसरा इजी हो जाता है थोड़ा, ठीक है। टू कैप्चर द क्रिमिनल्स बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प की है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन कहीं पे जुर्म करता है, कोई रॉबरी करता है या कोई भी मिसबिहेव करता है, वहाँ पे उसके बॉडी का अगर एक सेल भी गिर जाता है या एक सेल भी मिल जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, तो वो सारा फोरेंसिक करके उसका डीएनए मैच करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यही पर्सन जो है वो कल्प्रिट है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग इसकी देखेंगे इम्पोर्टेंस बाकी फील्ड्स में। आज हमने मेडिसिन की फील्ड में देखी। एक सिंपल सा रिव्यू कर देती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की इसकी हिस्ट्री को रिव्यू करना है और इसकी इम्पोर्टेंस फील्ड ऑफ मेडिसिन में क्या क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।